हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया। एनर्जी वाला पार्ट चल रहा था। एनर्जी वाले पार्ट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां हमने सीखा कि कोई अगर एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस पर जितने भी प्रकार के फोर्सेस लग रहे हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, ठीक है, या कोई भी अदर फोर्सेस हो, ठीक है, हर फोर्सेस के कारण अगर हम टोटल वर्क डन निकाल लें तो वो क्या देता है हमें? वो देता है बच्चे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, उस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा, ठीक है, वो इक्वल टू होगा टोटल वर्क डन बाय दी ऑल फोर्सेस। ये हमने सीखा था कहाँ से? वर्क एनर्जी थ्योरम से सीखा था। ठीक है बेटे, उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे। उसके एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। देखो, एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। कह रहा है बेटा कि यहाँ पर एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। ओके, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है? के है। और एक ब्लॉक है एम मास का, ये वी नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। वी नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के अटैच्ड टू द वॉल एज शोन इन फिगर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्क्रीन। और ये जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ है। पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है बेटे, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा? और सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि द वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव और पॉजिटिव। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो सवालों का आंसर देना है अपने को। तो देखो बेटा, आपको पता है कि सरफेस स्मूथ है, तो इस पर कोई फोर्स अगेंस्ट में लग नहीं रहा है। जब इसके अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है बच्चे, तो क्या होगा? वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा बेटा जब ये इसके टच में आएगा, है ना? एक समय आएगा जब ये इसके टच में आएगा। जब इसके टच में आएगा तो फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा। अब आपको पता है जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो वो फोर्स किधर लगेगा बेटा? स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग किधर जाएगा? इधर। तो आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है बेटा? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इधर गया तो फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट। तो इस ब्लॉक पर, है ना, क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। आगे बात समझ में? इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं जब ये कहाँ आ गया? इससे टच में आ गया। तो जिस समय टच में आया, ठीक है, उस समय तक हमारा जो स्प्रिंग है वो क्या है? नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। तो यहाँ तक की सिचुएशन यही है कि ये वी नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। फिर ये क्या होगा बेटा? ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके, है ना, मान लो कि यहाँ तक आया। आगे बात समझ में? यहाँ तक आया। ये मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ इस स्प्रिंग का। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो x नॉट। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो बेटे आप देखो इस जगह कि फोर्स जो स्प्रिंग लगा रहा है वो कैसा लगा रहा है? अपोजिट में लगा रहा है। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट लग रहा है। कितना लग रहा है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो स्प्रिंग कितना वर्क करेगा वो आप निकाल सकते हो, है ना? वर्क डन बाय स्प्रिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा?
फोर्स क्या लगेगा, आपको पता ही है कैसा फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स होता है। तो माइनस के एक्स डी एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स। या फिर आपको सीधा सीधा भी पता है ना, डायरेक्ट फार्मूला यूज करूं मैं, डायरेक्ट भी फार्मूला यूज करता हूं क्योंकि आपको तो ये पता ही है। तो आपने पढ़ा था बेटा माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, है ना, ऐसा भी पढ़ा था, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो आपको देखो बेटा क्या हो रहा है, इनिशियली, है ना, इनिशियली आपका स्प्रिंग कहाँ था, नेचुरल लेंथ पर था, तो एक्स इनिशियल क्या हो गया 0, और फाइनली वो कहाँ पर है, मैक्सिमम कंप्रेशन पर है, तो एक्स फाइनल क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ, माइनस हाफ एक्स फाइनल की जगह एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। फिर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या पढ़ा है बेटा, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा बेटा यहाँ पे, और कोई भी फोर्स नहीं है, इकलौता फोर्स यही है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ही है बस। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन आ चुका है हमारे पास माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा है, तो फाइनली क्या हो जाना है इसको, देखो जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन के प्लेस पे आएगा बेटा, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन के प्लेस पे आएगा, तो वहां पर क्या होता है, वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, है ना, कभी भी आपने ये चीज देखा है, नोटिस किया है, मैक्सिमम पर जाएगा और फिर रिटर्न मारेगा, तो जहां से वो रिटर्न मारता है उस समय एक पल के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ मास m, और वेलोसिटी क्या था v नॉट, तो हाफ m v नॉट का स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जा रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, देयरफॉर x नॉट का स्क्वायर जो बच रहा है वो बच रहा है m v नॉट का स्क्वायर बाय k, दैट इज देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू आ जा रहा है v नॉट अंडर रूट m बाय k। तो ये है इसका मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। तो स्प्रिंग जो मैक्सिमम कंप्रेस होगा वो कैसा हो, कितना होगा v नॉट अंडर रूट m बाई के। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर x मैक्स इज v नॉट स्क्वायर रूट m बाई के। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। स्प्रिंग कैसा काम कर रहा है, तो देखो स्प्रिंग ने कैसा काम किया बेटा, नेगेटिव वर्क डन किया है ना, कैसा वर्क डन किया है, नेगेटिव वर्क डन किया है। नॉर्मली भी समझ सकते हैं, ब्लॉक किधर जा रहा है इधर, और स्प्रिंग कैसे फोर्स लगा रहा था अपोजिट में, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में होता है वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। आगे बात समझ में, तो इसके दोनों पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा, ओके। Now see next example, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। बोला जा रहा है बेटा टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के द्वारा दो ऐसे ब्लॉक्स कनेक्टेड है, ठीक है। एक का मास m1 है बेटा, एक का मास m2 है, ओके। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली क्या थे, रेस्ट में थे, तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अब इसको क्या किया, रिलीज किया, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सो दैट आफ्टर दे हैव मूव्ड द डिस्टेंस l, ठीक है। अगर ये l डिस्टेंस मूव करेगा तो क्या होगा बेटा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये कितना चला, L चला, ये भी कितना चला, L चला, है ना, कितना चलेगा, L चलेगा। तो बोलता है L चलने के बाद, L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद
ये प्रूव करो कि उनकी स्पीड है ना, इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू रूट अंडर टू m2 माइनस म्यू m1 gl बाय m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है वो 2m2 माइनस म्यू m1 हो जाएगा, और ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, म्यू है। क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, दो ब्लॉक है m1 m2, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसमें से m1 ब्लॉक एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पर खड़ा है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, जब इसको रिलीज किया जाता है तो जब ये L डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद है ना, दोनों की कॉमन वेलोसिटी तो कॉमन ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड है, कनेक्टेड सिस्टम में तो सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन सब चीज रहेगा। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी उनकी क्या होगी, ये चीज अपने को पता करना है। तो बेटे आप देख पा रहे हो कि जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें इधर लगेगा m2g है ना, इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा टेंशन, और इसके अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है ना बेटे, क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो चूंकि चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक। काइनेटिक में कुछ सोचना ही नहीं रहता है, वो कांस्टेंट होता है ना। इधर लगेगा क्या बेटा, m1g, तो इधर नॉर्मल लगेगा n, तो क्या होता है फॉर्मूला, म्यू इनटू नॉर्मल, तो म्यू है, और नॉर्मल क्या हो गया, m1g। ठीक है, तो देख पा रहे हो बेटा कि इस पूरे सिस्टम पर नीचे की तरफ m2g लग रहा है, और अब उसके अपोजिट में क्या लग रहा है, म्यू m1g है ना। स्ट्रिंग के अलोंग क्या लग रहा है, m2g, और स्ट्रिंग के अपोजिट में क्या लग रहा है, म्यू m1g। चलेगा किधर बेटा, सिस्टम नीचे आएगा ऑब्वियसली है ना, सिस्टम नीचे आ रहा है, तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इस सिस्टम पे बेटा, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप देख सकते हो एफ नेट क्या होगा बेटा, है ना, ये m2g माइनस ये अपोजिट में म्यू m1g, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, g कॉमन ले सकता हूँ, m2 माइनस म्यू m1। ठीक है, ये नेट फोर्स हो गया। अब पता है बेटा नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो नेट फोर्स बाय टोटल मास है ना। तो नेट फोर्स देखो क्या आया है, g m2 माइनस म्यू m1 अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा बेटा सिस्टम का, m1 प्लस m2। तो इतना इसका एक्सेलरेशन हो गया, क्लियर, इतना इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो बेटा, अब देखो इसको कितना चलना है, L डिस्टेंस चलना है ना, पूरे सिस्टम को कितना चलना है, L डिस्टेंस चलना है। तो आपको पता है बेटा, आपको पता है एक्सेलरेशन हो गया, कितनी कहानी तो समझ में आ गई। अब आप देखो बेटा कि हमको निकालना क्या है, कॉमन वेलोसिटी ना। तो क्या हो जाता है बेटा, v स्क्वायर, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, v स्क्वायर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो u तो आपको पता ही क्या है, जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था। तो 2 एक्सेलरेशन देखो कितना आया है, g m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2, और डिस्टेंस कितना चला है बेटा, l। तो देखो क्या हो जा रहा है, 2m2 माइनस म्यू m1 gl अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज व्हाट v स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इधर रूट लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो देखो बहुत ही आसानी से हो जा रहा है आपका, क्लियर है। कितना हो गया बेटा, यही डाला था, इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो इतना हो गया। क्या आगे बात समझ में क्लियर है। अच्छा आप बोलोगे कि सर इसमें तो आपने ये लगाया ही नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया ही नहीं। हम चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके भी बना सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे सिंपली भी बना सकते हैं। आगे बात समझ में, सिंपली भी बना सकते हैं।
तो अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालना हो, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल के दिखाओ। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल के। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर निकालना चाहो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा बेटा, टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा और दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो समझते हैं। मान लो बेटे, let us assume that final velocity of the blocks is v। तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया कि फाइनल पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा तो एक साथ मास लेना पड़ेगा m1 प्लस m2 और v का स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, इनिशियली तो रेस्ट में थे तो 0, तो देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना हो रहा है बेटे, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो यही रहेगा, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा चीज आपको क्या करना होता है, वर्क डन निकालना पड़ता है सारे फोर्सेस की वजह से। तो आप बेसिकली देखो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्सेस कौन से लेने हैं बेटा, है ना, फोर्सेस कौन से लेने हैं, एक्सटर्नल फोर्स। आप बोलोगे कि सर आपने तो थ्योरी में बताया था कि जब हमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो उस टाइम पर ऑल द फोर्सेस लेते हैं, तो आप ये टेंशन को क्यों छोड़ रहे हो। तो टेंशन को हम छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये टेंशन ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है ना, टेंशन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये दोनों अगर इसका आप कंसिडर भी करोगे तो ये देखो T और L क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसके कारण ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन देगा उतना। लेकिन यहाँ पर T और L क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन देगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन कभी भी, है ना, ये जो टेंशन है वो क्या करेगा, नेट वर्क डन नहीं देता है। ठीक है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आएगा उतना ही। चलो, तो आप अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है तो मैं पूरे को लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, तो वर्क डन बाय ठीक है टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन देखो। तो इस ब्लॉक पर क्या हो रहा है बेटा, T और L, तो पॉजिटिव हो गया TL, और इस ब्लॉक पर क्या हो जाएगा, माइनस T इंटू L, तो ये क्या हो गया 0, समझा ना, Q माइनस, इस पर टेंशन T ऊपर लग रहा है और ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना L, तो ये वर्क डन 0 हो गया। दूसरा क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है ना इस पर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन M2 क्या हो जाएगा बेटा, M2G, और नीचे क्या जा रहा है L, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वर्क डन होगा, समझ गए, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अब इस वाले पे आओ, इस वाले पर ये करेगा क्या, वेट काम करेगा क्या, वेट वर्क डन करेगा क्या, ग्रेविटी वर्क डन करेगा क्या, क्यों, क्योंकि वेट इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करेगा, ग्रेविटी को छोड़ दो। अब क्या बचा, फ्रिक्शन काम करेगा क्या, यस फ्रिक्शन काम करेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो क्या दिख रहा है बेटा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो अपोजिट, तो माइनस हो जाएगा बेटा, तो माइनस म्यू M1G, और डिस्प्लेसमेंट कितना है L, इतना। तो बताओ बेटा टोटल वर्क डन क्या हो गया, देयरफॉर W टोटल, है ना, ये तो 0 हो गया, ये और ये बचा, तो M2GL माइनस म्यू M1GL, है ना, ये हो गया W टोटल। ठीक है, तो यहाँ से W टोटल, यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा बोल लो। अब आप लगा लो बेटा, क्या लगा लो, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, हाफ M1 प्लस M2 V स्क्वायर इक्वल टू
सॉरी m2gl माइनस म्यू1 ऐसा हो गया बेटा। तो आपको क्या दिख रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा बेटा, g और l कॉमन हो जाएगा, m2 माइनस म्यू m1 और यहाँ से नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gl m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देखो ऐसे भी प्रूव हो गया है ना, यहाँ से भी हमने इसको प्रूव कर लिया। तो चाहो आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको समझे। जैसे कि मान लो बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा है, मास है इसका m। तो आपको पता है बेटा यहाँ पर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे, mg, ओके, लग गया। अब अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि इसको उठाना है, उठा करके यहाँ लेके जाओ, कितना उठाया आपने, h उठाया, कितना उठाया बेटा, h उठाया। तो वर्क डन जो आपको लगा ऊपर ले जाने में, मान लो उसको बोला मैंने W1, बता दो कितना होगा। मैं किसके कारण निकाल रहा हूँ बेटा, ग्रेविटी के कारण। तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, आप ले जा रहे हो ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन हो गया बेटा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस mgh, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप क्या करो बेटा, इसको छोड़ दो, है ना, इसको नीचे लेके जाओ। अब ये नीचे लेके जाओ, अभी वेट किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, और कितना चलना पड़ेगा, h चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार जो वर्क डन लग रहा है मतलब डाउनवर्ड जर्नी में, उसको मैं बोल देता हूँ W2। तो वेट नीचे जा भी नीचे रहा है, तो इस बार क्या होगा, प्लस वर्क डन होगा, प्लस mgh। तो देखो टोटल वर्क डन क्या हो गया बेटा, W टोटल हो गया 0, है ना, W टोटल क्या हो गया 0। तो इसमें हमने क्या किया बेटा, एक पॉइंट से उठाया और उसी पॉइंट पर लाके रख दिया। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया, है ना बेटे। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। घूम घुमा करके आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ला करके पटक दिया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको टोटल एनर्जी क्या मिला, 0, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो ग्रेविटी यानी कि वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसके कारण आपने क्या देखा कि वर्क डन जो है वो क्या आया, 0। कब, जब आपने एक पूरा साइकिल देखा। एक पूरा साइकिल मतलब जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या था, सेम था, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको टोटल वर्क डन क्या मिला, 0 मिला, ओके। तो ऐसे जो भी फोर्सेस होते हैं बेटे, ऐसे जो भी फोर्सेस होते हैं जिनके कारण टोटल वर्क डन इन वन क्लोज साइकिल इज 0, ऐसे फोर्सेस को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। ऐसे फोर्सेस को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आखिर होता क्या है, ठीक है। तो बेटा दोज फोर्सेस ड्यू टू विच टोटल वर्क डन in one closed cycle is 0 is called conservative forces, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। आगे बात समझ में, ओके। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल होते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग या इलास्टिक फोर्स। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स हैं किसके, कंजर्वेटिव फोर्सेस के, आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। आगे बात समझ में। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है, जिसका टोटल वर्क डन एक क्लोज साइकिल में 0 होता है, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स, ये सभी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। आगे बात समझ में। कुछ और प्रॉपर्टीज होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो पहला हो गया बेटा कि टोटल वर्क डन इन क्लोज साइकिल इज ऑलवेज जीरो, किसकी वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। सेकेंड जो होता है बेटा, अब जैसे कि देखो मान लो है ना, ये जो ब्लॉक है उसको मैंने ऐसा सीधा उठा करके यहाँ ले गया, ठीक है, m मास है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा, है ना, इस बार क्या होगा, -mgh होगा। अब मान लो दूसरा तरीका मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लॉक को ऐसे 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 करके यहाँ ले जाता हूँ, तो इस बार पाथ क्या है, पहली बार पाथ क्या था बेटा, सीधा सीधा था, अब की बार पाथ को मैं आड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इस बार कितना वर्क डन होगा, इस बार भी वर्क डन जो है वो -mgh ही होगा। क्यों, क्योंकि हमको जो लेना होता है वो क्या लेना होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। क्या है डेफिनेशन, क्या है बेटा वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या पाथ डिपेंडेंट होता है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इस बार भी क्या होगा बेटा, -mgh ही होगा। दैट मीन्स कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स only depends on initial position and final position, ठीक है। या दूसरी तरीके से कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is independent of पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, टाइप एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, तो आपको समझ आ गया होगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। दूसरा टाइप होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसको भी देख लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा बेटा कि कंजर्वेटिव का नॉन कंजर्वेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसमें एक क्लोज साइकिल में टोटल वर्क डन कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया बेटा, those forces due to which total work done
total work done in one closed cycle is not zero are called non-conservative फोर्सेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। सिंपल, अगर मान लो मैं एक रफ सरफेस ले लिया, ठीक है, रफ सरफेस ले लिया और इस पर मैंने एक ब्लॉक रखा, ठीक है, ब्लॉक का मास क्या है बेटा? m है और इधर क्या लगेगा? mg लगेगा। मान लो इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? म्यू के है। तो और ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ब्लॉक इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल, यानी म्यू के इंटू एम जी, इतना फोर्स लगेगा। मान लो इस फोर्स के अगेंस्ट में हमने क्या किया? इधर चलाया इसको डी, ठीक है, तो इस तरफ जाते वक्त कितना वर्क डन करेगा बेटा? इस तरफ जाते वक्त मान लो W1 किया है ना, इस तरफ जा रहा है, अभी W1 क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन, तो माइनस म्यू के एम जी इंटू डी, है ना, इंटू डी, इतना वर्क डन हो जाएगा। अब जब मैं इसको यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ लेके गया बेटा मैं, अब इसको इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उल्टा कर रहा हूँ, तो बेटे W2 अब क्या होगा? तो आपको पता है बेटा, जैसे इसका डायरेक्शन चेंज करोगे तो फ्रिक्शन अब अपोजिट में लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? मोशन का अपोज करता है, तो अब मोशन इधर हो रहा है तो अब फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो अभी भी देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ये इस तरफ हो रहा है, तो अभी भी नेगेटिव वर्क डन ही होगा, म्यू के एम जी इंटू डी। तो आप अगर टोटल जर्नी का यहाँ से यहाँ तक का टोटल जर्नी का करोगे तो क्या हो रहा है बेटा? W टोटल वो हो रहा है माइनस टू म्यू के एम जी डी। तो देखो जीरो नहीं हुआ ना बेटा? जीरो नहीं हुआ। आगे बात समझ में, तो ये जो फ्रिक्शन है वो क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा, ठीक है, क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन, बायोंसी फोर्स, सॉरी बायोंसी फोर्स नहीं, बायोंसी नहीं, विस्कस फोर्स, VISCOUS, विस्कस फोर्स, ये सब जो है क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक है, ये सब क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। आगे बात समझ में, तो जिस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, किनकी? कंजर्वेटिव की, नॉन कंजर्वेटिव की भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज। पहला, टोटल वर्क डन इन क्लोज साइकिल नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा, ये पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा, अगर मान लो पाथ जो है वो इस कम फ्रिक्शन वाला हो तो म्यू कम होता, उसका म्यू कम होता तो बेटा वर्क डन कम होता ना, है ना। पाथ जो है थोड़ा रफ है, रफ वाला रहेगा, तो रफ रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो वर्क डन क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, टोटल वर्क डन इन क्लोज साइकिल। दूसरा क्या हो गया बेटा? वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है, ये क्या होता है? पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, क्लियर है? आगे बात समझ में, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो समझ गए बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। एग्जांपल्स भी समझ गए कि किसको कंजर्वेटिव में लेना है, किसको नॉन कंजर्वेटिव में लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चे मैंने आपको बोला था कि हम क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी पढ़ रहे हैं, फिर एनर्जी के टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला कि दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे
अब काइनेटिक एनर्जी की कहानी समाप्त हुई, हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी में आपको समझना है, जैसे कि देखो मान लो एक पत्थर है रखा हुआ, ठीक है, एक स्टोन रखा हुआ है, एक हैवी स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पर, दिस इज ग्राउंड, ठीक है बेटा। ग्राउंड पर अगर एक स्टोन रखा हुआ है और आपको बोला जाए कि जाओ उसके पास, तो आपको कोई तकलीफ होगा? कुछ नहीं। कुछ डर लगेगा? नहीं, कोई डर नहीं लगेगा, आप आराम से जा सकते हो। क्लियर है? अब मान लो इस स्टोन को मैंने क्या किया, ऊपर उठा दिया। अब ये स्टोन जो है वो यहाँ रखा हुआ है और आपको बोला जाए कि इसके नीचे खड़े हो जाओ, ठीक है, इसके नीचे आप खड़े हो जाओ। तो अब क्या होगा बेटा, अब आपको डर लगेगा कि कहीं ये पत्थर अगर हमारे ऊपर गिर गया तो हमें बहुत नुकसान होगा, ठीक है, अगर ये पत्थर हमारे ऊपर गिर गया तो बहुत नुकसान होगा हमारा, है ना। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों पहले इससे आपको कोई डर नहीं था, अभी आपको बहुत डर है? क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से छूटेगा, है ना बेटा, ये यहाँ से अगर इसको हम रिलीज कर देंगे, ओके, तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा और आपको हिट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब इसमें एनर्जी आ गई। अब इसमें इतनी एनर्जी है कि ये चल सकता है। जैसे ही आप छोड़ोगे ये खुद ही चलने लगेगा। तो चलने लगा तो मतलब क्या है भाई, चलेगा कैसे? बिना एनर्जी के कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता ना, ठीक है। मतलब इसके पास एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये एनर्जी पहले नहीं थी, जब ये ग्राउंड पर रखा हुआ था तो इसके पास ये एनर्जी नहीं थी। जब हमने इसको यहाँ लाया तो अब इसके पास एनर्जी आ गई। तो बेसिकली जो यहाँ पर एनर्जी आया उसका कारण क्या है, दिख रहा है बेटा, ग्राउंड से हाइट, है ना। ग्राउंड से हाइट होने की वजह से इसमें एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये वाली जो एनर्जी होती है ये किस वजह से आई? ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में जब आप चेंज करते हो तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है। फिर वैसे ही आप देखते हो ये जो रबर बैंड होती है, रबर बैंड याद है आपको? तो रबर बैंड कभी अगर मान लो नॉर्मली, है ना, ऐसा शेप का होता है रबर बैंड, ओके। अगर उस रबर बैंड को मैं आपके पास लेके जाऊं ऐसा नॉर्मली, उसके नॉर्मल शेप में, है ना, नॉर्मल जो रबर बैंड होता है ना, उसको लेकर के आपके पास जाऊं तो आपको कुछ नहीं लगता है, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर उसको मैं स्ट्रेच करके इस तरीके से और आपके कान के पास लेके जाऊं और बोलूं कि मैं इसको छोड़ूंगा, तब आपको क्या होगा, डर लगेगा कि सर ने अगर छोड़ा तो मेरे कान पे चोट लगेगा, हमें कान पर दर्द होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब वो नॉर्मल शेप में था तो वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एनर्जी उस टाइम पे नहीं है। लेकिन जब मैं स्ट्रेच करता हूं तो मैंने क्या किया, उसके शेप को बिगाड़ दिया, उसके कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ दिया, और उस कॉन्फ़िगरेशन के बिगड़ने की वजह से उसमें एक एनर्जी आ गई है, और जब मैं वो उसको छोड़ूंगा तो वो एनर्जी रिलीज होगा और आपको हर्ट करेगा, ठीक है। तो जितने भी बॉडी होते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन में आप अगर चेंज करोगे, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द एनर्जी stored in a body due to change in configuration or shape. The energy stored in a body due to change in configuration or shape is called potential energy. Is called potential energy. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। The energy stored in a body due to change in its configuration or shape is called potential energy. तो जैसा कि आपने ये देखा, रबर बैंड देखा, तो रबर बैंड में इलास्टिसिटी होता है, उसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, उसके शेप में चेंज करने की वजह से उसमें एनर्जी आई, वो क्या था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी था। सिमिलरली स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप क्या करो, बंद दबाओ
तो उसमें एनर्जी आ जाती है, उसको खींचो तो उसमें एनर्जी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि आप उसके शेप को डिफॉर्म कर रहे हो, उसके शेप को चेंज कर रहे हो, तो उसमें एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। फिर सिमिलरली मैंने किसी चीज़ को ग्राउंड से उठाया, ऊपर किया, तो उसमें एनर्जी आ जाती है। मैं छोड़ूंगा तो उस एनर्जी को खर्च करके वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या किया? ग्राउंड से उसके पोजीशन को चेंज किया, देन उसमें एनर्जी आया। तो ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू चेंज इन शेप एनर्जी आती है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। समझ गए बेटे? अच्छे से समझा? तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका मेन कारण होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, किसके कारण पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है? वो है कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा। तो यहां पर आप एक थ्योरम मान सकते हो, ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट आप इसको थ्योरम मान सकते हो। वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम क्या होता है? ये देखो, ये कहता है कि हमेशा वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वर्क WC का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। यानी क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन होता है वो क्या करता है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। अच्छे से समझना। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, यहां पर मान लो ग्राउंड पर जब ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ग्राउंड पर जब ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो इस पर नीचे क्या हो रहा था बेटा? mg लग रहा था, और मैंने इसको क्या किया? h ऊपर ले गया, है ना, h इसको ऊपर ले गया। ओके, तो कितना वर्क डन हो गया बेटा? वर्क डन बाय क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ कौन है? ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो कितना हो गया? देखो माइनस mgh। ठीक है, माइनस mgh। हमेशा बेटा ग्राउंड का जो ये होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, उसको रेफरेंस माना जाता है। ग्राउंड को अपन क्या करते हैं? रेफरेंस मानते हैं। तो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है? जीरो। ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाता है? जीरो। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बेटा? जीरो। और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मान लो क्या है? u। तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? डेल u इक्वल्स टू u माइनस जीरो, है ना। डेल u कितना हो गया? u माइनस जीरो। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ बेटा? माइनस mgh। ठीक है, तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या u इक्वल्स टू क्या आया? माइनस mgh। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। डेल u इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस ऑफ डेल यू। कुछ गड़बड़ किया मैंने। माइनस ऑफ डेल यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि जब ग्राउंड पर होता है एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। और जब आप हाइट पर जाते हो, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर जो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एनर्जी क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एनर्जी बढ़ती चली जाती है।
तो कैसे एनर्जी बढ़ेगी बेटा, तो देखो नीचे क्या हो रहा है, सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा हो रहा है ना, डाउन नीचे हो रहा है, तो उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। अब देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ, यहाँ माइनस mgh हुआ, और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है, mgh। तो कैसे मिलेगा mgh, है ना, mgh कैसे मिलेगा, माइनस माइनस mgh करके, ठीक है, तो माइनस, और ये क्या हो गया आपका, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलो भाई ये तो अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक होता है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन आप ऑलरेडी जान रहे हो, अगर हम किसी चीज़ को ग्राउंड से हाइट पर ले जाएंगे तो उसमें एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम कह सकते हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू its height above the ground, due to its height above the ground is called gravitational potential energy, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन अगर निकालना हो, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्टकट में इसको मैं जीपीई बोल सकता हूँ। तो अगेन सेम चीज़ करेंगे, अगर ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, और ये मान लो हाइट है, तो यहाँ पर u फाइनल क्या मानेंगे, मान लो u बोला, ठीक है, u बोला, तो नीचे क्या लग रहा है बेटा mg, और हम ऊपर जा रहे हैं h। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा बेटे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ कितना हो गया, ठीक है, इस एग्जांपल में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटी नीचे और जा उधर ऊपर रहे तो अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस mgh हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम, है ना, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था उससे क्या जान रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल यू होता है, ठीक है। तो देयरफॉर डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा डेल यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देखो क्या है, माइनस mgh, तो माइनस माइनस प्लस हो गया mgh, u फाइनल u है और इनिशियल 0 है, तो u इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा mgh, ठीक है। तो देखो अगर आप h हाइट पर हो ग्राउंड से तो आपके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी बेटा, mgh, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बेटा, है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी, ठीक है। तो जब आप ऊपर जाते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जब आप नीचे आते हो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला, mgh, अंडरस्टूड, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, नीचे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। Potential energy increases as we go up from ground and decreases as we go down, ठीक है। नीचे आएंगे तो
डिक्रीज करेगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये रही बेटा कहानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, इसके अलावा दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है बेटे। तो मान लो बच्चे कि ये एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको एक्सपांड करके इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, तो इसमें इनिशियली क्या है? 0 है, और फाइनली हमने इसको क्या कर दिया? x पे ले गया, ठीक है। फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ? x पे ले जा रहा हूँ। ओके, आगे बात समझ में। तो आप देखो बेटा, मैंने डिस्प्लेसमेंट किस साइड की है? इस साइड की, ठीक है। तो आपको पता है फोर्स किधर लगता है बेटा? स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। F स्प्रिंग जो है वो इस तरफ लगेगा। तो आपको पता है बेटा कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा आपका, वही करोगे है ना, -12 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो x फाइनल क्या है? x है, और इनिशियल क्या है? 0। तो ये क्या हो रहा है? -12kx स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो जा रहा है बेटा? -12kx स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। तो ये इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये नेचुरल लेंथ पर होता है, उस समय जो एनर्जी है वो क्या होती है? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। यहाँ पर नेचुरल लेंथ पर क्या माना जाता है? रेफरेंस माना जाता है। और फाइनली मान लो यहाँ पर क्या हो गया? इसका U2 U हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम थ्योरम से हम क्या जानते हैं बेटा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डेल यू, देयरफॉर डेल यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल यू क्या होता है बेटा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू -12kx स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज ½ स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो यू फाइनल क्या है? यू इनिशियल क्या है? 0, तो ½ स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? ½ स्क्वायर होता है, ठीक है। कौन सा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE, ठीक है। जिसमें x क्या है बेटा? x क्या है? इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। स्प्रिंग का इलोंगेशन या कंप्रेशन x है, यानी चेंज इन लेंथ। ओके, तो जान ही रहे हो बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या है बेटे? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी भी अच्छे से समझ में आ गया है बेटे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर आज के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो भाई, कुछ एग्जांपल देख लें। जैसे कि बोल रहा है एग्जांपल कि ए पेंडुलम इनिशियली इज एट रेस्ट इन वर्टिकल पोजीशन। पेंडुलम आप समझते हो बेटे क्या होता है? तो पेंडुलम होता है एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग से एक मास लटकता रहता है। तो ये इनिशियली इस कंडीशन में है, ठीक है। इनिशियली रेस्ट में है, वर्टिकल पोजीशन में है। द बॉब इज पुल्ड स्लोली टुवर्ड्स राइट। अब इसको क्या किया? थोड़ा सा ऐसा ले आया, ठीक है, राइट कर दिया, टुवर्ड्स राइट। फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम ऑफ मास m एज द फंक्शन
x, ये मास इसका m है और इसका जो इधर से इधर लेके गया, ठीक है, वो x किया, ठीक है। तो बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम बॉब एज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ओके, तो बेटे मान लो इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या है, l है। इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या है, l है। तो जब आप इसको मोड़ोगे तो ये ऐसा हो गया, ये भी क्या रहेगा बेटा, l रहेगा। ये एंगल सपोज क्या है, थीटा है ना, ये एंगल क्या है, सपोज थीटा है। तो बेटे आपको दिख रहा है कि ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है, ये l है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, l cos थीटा। और जब ओरिजिनली ये था तो क्या था, ये भी l था। तो बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा चला गया बेटा, तो l माइनस एल कॉस थीटा। तो दिस इज हाइट, h इक्वल्स टू l माइनस एल कॉस थीटा, तो l कॉमन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इतना हाइट चला गया। तो पहले वो यहाँ था बेटा, है ना, अब ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो बेटा बताओ, हाइट गेन किया ना, इसने क्या किया, हाइट गेन किया, तो ऊपर गया बेटा, इसको रेफरेंस माना तो ऊपर गए, रेफरेंस से ऊपर तो क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, ठीक है, mgh। तो mg और h देखो कितना है, l इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो गया mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया उसका पोटेंशियल एनर्जी अभी, ठीक है। इस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये है। अब आपको पता है बेटा कि देखो और कुछ गिवन l गिवन है ना, l के टर्म में लाना है, x के टर्म में लाना है, x के टर्म में लाना है। तो cos थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है नहीं, sin थीटा हम निकाल सकते हैं। यहाँ से इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में मैं अगर बोलूँ कि sin थीटा निकालो, तो sin थीटा क्या हो जाएगा बेटा, sin थीटा हो जाएगा x अपॉन l, ठीक है। sin थीटा हो गया x अपॉन l, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर u इक्वल्स टू हो जाएगा mgl 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या है बेटा आंसर, ठीक है, mgl 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल, ठीक है। तो देखो ये x के फंक्शन के रूप में आ गया, क्योंकि m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, क्या वेरिएबल है, ओनली x वेरिएबल है। तो इस तरीके से देखो एक बार में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आ रही बात समझ में बच्चे। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेंगे, वन मोर एग्जांपल। सी दिस, बोला जा रहा है बेटा एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। एग्जांपल, एक रॉड इस तरीके से रखा हुआ है, इस रॉड का मास m है और लंबाई l है, ठीक है। मास m है और लंबाई l है, यूनिफॉर्म रॉड है, वर्टिकली अपराइट रखा हुआ है। बोलते हैं एज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एट द बेस ऑफ द रॉड, है ना। तो ये ग्राउंड है बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो ही होता है। तो बोला जा रहा है कि एट द बेस डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस चीज़ को निकालना है। तो अब चूंकि बट बेटे यहाँ पर देखो एक सिंगल बॉडी नहीं है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक सिंगल मास था। यहाँ पर मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मास यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हाउ टू डू दिस, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से ऊपर जाएंगे y और y पर जाकर के छोटा सा dy काट लेंगे, ठीक है बेटा। तो याद करो मैंने क्या बोला है, dy क्या होता है बेटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है। तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब एक पॉइंट हो गया। तो ये जो है ना, ये पॉइंट की तरह ट्रीट होगा, है ना। कैसे ट्रीट होगा, पॉइंट की तरह। अब चूंकि आपको पता है बेटा ये मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बताओ इस पार्ट का मास आप निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं बेटा, है ना, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसका मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया बेटा, m/l, है ना। मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, m/l। कितने का चाहिए आपको, dy लेंथ का चाहिए, तो आपको इसको dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है बेटा आपका
उस वो जो छोटा सा पार्ट था उसका मास निकला, तो एलिमेंट का मास हुआ, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, dm बोल सकते हैं। तो मास ऑफ द एलिमेंट, ये जो छोटू सा एलिमेंट लिया था हमने, उसका मास हो गया dm इक्वल्स टू m/l इंटू dy। समझ गए बेटे? ठीक है, तो इसका dm पता चल गया है ना, इसका मास क्या हो गया, dm। तो ये पॉइंट मास की तरह हुआ। पॉइंट मास की तरह हुआ तो आपको पता है बेटा कि ग्राउंड से कोई मास यहाँ पर है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो देयरफॉर एनर्जी जो है छोटी सी एनर्जी होगी, क्योंकि छोटा सा मास था, तो इसको du से शो कर सकते हैं। तो क्या होगा बेटा, mgh होता है, तो ये m यहाँ पर कितना है, dm है, g और हाइट देखो कितनी बेटा, y, तो ये हो गया इतना। इतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो dm देखो क्या था आपके पास, m/l dy gy, तो इसको क्या कर लो, mg/l y dy, ऐसा है। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल में इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने, है ना, इसको पूरे में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, और आखिरी एलिमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो पहला एलिमेंट जब लोगे तो y क्या रहेगा, 0, और आखिरी एलिमेंट जब लोगे तो ये पूरा रॉड आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर के l तक। तो यहाँ पर हमें du का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन। एडिशन करोगे पूरे छोटे छोटे एनर्जी को, सारे एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी। तो वी विल गेट द टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर देखो ये सारे टर्म्स क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा mg/l। तो वही देखो जो मैंने सिंपल आपको एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का, वही यहाँ भी यूज हो रहा है, y dy, और लिमिट क्या है, 0 से l। तो y पर पावर क्या है बेटा, 1 है, mg/l। तो मैंने क्या रूल बताया था बेटा, पावर 1 ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और वही 2 यहाँ डिवाइड हो जाता है, और लिमिट रख दो 0 से l। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जा रहा है बेटा, mg/l, और ये हो जाएगा 2 भी बाहर आ जाएगा, और ये रह जाएगा l² - 0, है ना, पहले l रखोगे फिर 0 रखोगे, तो l² - 0 हो गया। ठीक है, तो mgl²/2l, है ना, ये l और ये l कैंसिल हो गया, दिस इज mgl/2। तो इसके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgl/2। अंडरस्टूड, mgl/2। तो बेटे आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल फिर नई चीज़ों के साथ देखेंगे नया लेक्चर। ठीक है, बाय बाय।